हेलो। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग यहाँ पे आ गए हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप लोग से, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कौन कौन आए हैं यहाँ पे, और किन लोग की आज फर्स्ट क्लास है मेरे साथ। आप सब मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो? ओके, तो आप लोग टेलीग्राम पे आप लोग ऐड हो जाओ। सेम नेम है जो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, वही है, लाइब्रेरी एग्जाम अड्डा करके सर्च करना। सेम लोगो लगा हुआ है जो यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है, वही सेम लोगो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी लगा हुआ है। लाइब्रेरी एग्जाम अड्डा करके सर्च करो और उसमें ज्वाइन हो जाओ आप लोग। अगर आप लोग को मेरी लाइव क्लासेस लेनी है तो फ्री और पेड जो भी काइंड की आप क्लासेस लेना चाहते हो, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। लाइब्रेरी एग्जाम अड्डा करके सर्च करना तो आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। गुड, जिन्होंने कर लिया है। कुछ लोग हैं, कीर्ति है, लक्ष्य हैं, और अ, एक और, हाँ, कीर्ति, लक्ष्य और वो एक हर्षिता। ये तीनों मैं देखती हूँ, अधिकतर नोटिस करती हूँ कि ये लोग मेरे हर एक मतलब वीडियो को भी लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो देखो, कोई फीस वगैरह तो मैं चार्ज कर नहीं रही हूँ आप लोग से, है ना। चाहे आप लोग यहाँ पे क्लास लो, चाहे यूट्यूब पे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो कुछ अगर बेनिफिट होता है तो उसके बदले कुछ तो दे के जाया करो। एक लाइक और एक कमेंट करने में आप लोग का कुछ नहीं जाता है। तो एक लाइक और एक कमेंट कर दो कि कैसा लगा, ताकि मैं, अगर आप लोग बताओगे कि क्लासेस कैसी थी, तो उस हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस अरेंज करूँगी। अगर कोई डिमेरिट होगी तो उसको सुधार के नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगी। तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा कर दिया करो, ठीक है। सब कर दिया करो, सब नहीं करते हैं। हम्म। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, जो मेरे मतलब सीरियस स्टूडेंट है, जो मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, ममता है, ज्योति हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और आज भी जो नए बच्चे आए हैं मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले तो वो कर देना, क्योंकि मैं तो उम्मीद ही नहीं करती हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने जो मेरे चैनल को नहीं जानता है। ठीक है, तो पहले लाइब्रेरी एग्ज़ाम अड्डा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस जा रही हैं, लेकिन उतने लोग देख नहीं पा रहे जितनी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर देखेंगे तो ही बेनिफिट है, वैसे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे आई थी वो दूसरों को ना आए। जस्ट इतना सा इंटेंशन है, और अभी भी मैं फ्री क्लासेस कर रही हूँ तो जस्ट बिकॉज इसीलिए कि हम लोग को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोग को फेस ना करना पड़े, ठीक है। अगर नॉलेज है तो शेयर करना चाहिए, जस्ट बिकॉज इस वजह से। तो प्लीज़ आप ये चीज़ कर देना, ठीक है। एज अ गुरु दक्षिणा कर देना, या फिर रिक्वेस्ट समझ लो, ठीक है, कुछ भी समझ के कर देना, ओके। टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया है लक्ष्य जी ने। तो 2 to 3 का यूट्यूब चैनल का भी लिंक शेयर कर देना लक्ष्य। यूनिट 1 आपका है 2 to 3 का, जिसमें सबसे पहले जो है ब्लॉक 1 में जिसमें हम पढ़ते हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन के बारे में हैं। तो 2 to 3 की सबसे पहले जो है ना, एक स्ट्रेटजी है जिसको आप लोग नोट डाउन कर लो सब लोग, ठीक है, क्योंकि 2 to 3 पूरा करके जाना किसी के बस की नहीं है, ना किसी टीचर की, ना किसी स्टूडेंट की, ठीक है। पूरा करके जाना एक एग्ज़ाम में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। 2 to 3 अगर आप लोग को हार्ड लग रही है, आई होप सबको ही हार्ड लग रही होगी, और बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही होगी। यहाँ पे कोई नहीं होगा जिसको 2 to 3 ईजी लग रही होगी, राइट। तो इसकी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्ट्रेटजी ये है, वैसे जो चीज़ मैं बताऊंगी वो भी आपको हार्ड ही लगेगी, लेकिन ट्रस्ट मी, पूरे बुक में वो सबसे ज़्यादा इजी चीज़ होगी। तो सबसे पहले तो आपको ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 छोड़ के नहीं जाना है। ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी कैटलॉगिंग,
इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं इनको आपको स्किप करके नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जो इंडेक्सिंग और नेक्स्ट मार्क वगैरह जो भी है CCF और ये सारी चीज़ें आती हैं, उनमें से जितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वो करनी है, और जितनी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है उनको स्किप करना है, ठीक है। किसको स्किप करना है, ये चीज़ें समझ में आई आप लोग को? आप लोग को पूरा पूरा चैप्टर स्किप नहीं करना है। हाँ ममता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये स्ट्रेटजी रहेगी हमारी 2 to 3 को करने की, कि ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 हमको छोड़ के नहीं जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 में से, क्योंकि आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे वो 10 में आए चाहे 5 में आए। उसके बाद रहती है इंडेक्सिंग से, तो इंडेक्सिंग से भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लीव कर देंगे, और सिमिलरली ब्लॉक 4 से भी कुछ हम करेंगे और कुछ लीव कर देंगे, ठीक है। बोलो, सबको मंजूर है? ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कोई बताएगा मुझे क्या होता है? कोई बता सकता है यहाँ पे? बिल्कुल, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में किसी भी चीज़ों को ग्रुपिंग करना, उसके सिमिलैरिटी पे और उसके डिससिमिलैरिटी के बेस पे, ठीक है। जो सिमिलर रहेगा जो सिमिलर चीज़ें रहेंगी उसको आप क्या करोगे, एक साथ क्लासीफाई करते हो, और जो डिससिमिलर चीज़ें होती हैं उनको आप एक साथ क्लासीफाई करते हो। अपने घर के एग्जाम्पल ले लो, आपके घर में वार्डरोब होगा, अलमीरा होगा, सबके घरों में, ठीक है। वार्डरोब होगा, अलमीरा होगा, आप लोग क्या करते हो, अपनी चीज़ों को डेली क्लासीफाई करते हो, न्यू क्लॉथ्स अलग लगते हो। तो इसका बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, कि न्यू क्लॉथ्स को एक साथ रखना है, ठीक है। एक बेस है, हर एक चीज़ का एक बेस है कि इस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सैंडल्स को एक साथ रखना है, यानी कि आपने हील्स को एक साथ रखनी है, फ्लैट्स को एक साथ रखनी है, उसमें भी आप क्लासिफिकेशन करते हो, राइट। जिनके पास ज़्यादा होती है वो कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, हील्स एक साथ रखेंगे, है ना, और फ्लैट्स एक साथ रखेंगे, वेजेस एक साथ रखेंगे, ठीक है, और हाई हील एक साथ रखेंगे। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन करते हो। सिमिलरली डेली वियर क्लॉथ एक साथ रखते हो, घर में पहनने वाले क्लॉथ एक साथ रखते हो, बाहर जाने वाले क्लॉथ्स एक साथ रखते हो, फॉर्मल क्लॉथ्स एक साथ रखते हो। तो इस तरह से आप किसी न किसी बेस पे आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन डेली लाइफ में करते हो। किचन में मम्मियों को आप लोग ने देखा होगा कि मसालों के डिब्बों का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन वो लोग करते हैं, कि इसमें धनिया मिर्ची रहेगा, इसमें ये रहेगा, यहाँ पे ये चीज़ें रहेगी, तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ग्रुप में डालते हैं। सेम चीज़ क्लासिफिकेशन आएगी तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, जो जो अभी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई है। आप वार्डरोब का एग्जांपल दे सकते हो, आप किचन का एग्जांपल दे सकते हो क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन, अब लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन की क्या नीड है, तो अगर हम लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो अगर लाइब्रेरी में कोई यूज़र आएगा तो वो अपने आप को क्या खोया हुआ पाएगा लाइब्रेरी में, क्योंकि उसको कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होगी। अगर कोई विदाउट क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी में जा रहा है तो उसको वो लाइब्रेरी नहीं लगेगी, बल्कि वो क्या लगेगा, एक एक ढेर लगेगा, कूड़े का ढेर लगेगा उसको, जिसमें से उसको अगर कोई बुक निकालनी है तो वो एक नीडल निकालने के बराबर, एक सुई निकालने के बराबर मानी जाएगी एक कूड़े के ढेर में से। समझ पा रहे हो कितना मुश्किल टास्क हो जाएगा? सेम चीज़ें जो जो मैं बोल रही हूँ ना, वो चीज़ें आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। पूरी क्लासिफिकेशन में यही चीजें घूमती रहेंगी, क्लियर है। उसके बाद बोला गया है कि एक क्लासिफिकेशन में एक ही डिफरेंस होता है कि आप एक ईंटों का ढेर देख लीजिए और एक मेंशन देख लीजिए, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। ईंटों का जो ढेर होता है वो विदाउट क्लासिफिकेशन है, और एक मेंशन जो है वो एक क्लासिफाई करके एक बना हुआ, ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ एक मेंशन है। समझ रहे हो, है तो वो ईंटों का ढेर ही ना, मेंशन भी तो ईंटों का ढेर ही है, राइट। बोलो, ईंटों से ही बना है। और जो ईंट हम लगा के रखते हैं बनने से पहले, जो हमारे मतलब जो भी ट्रक वगैरह से उतरते हैं ईंटें,
उनको सजा के रखते हैं, तो वो भी ईंटें ही हैं। और जो एक मेंशन है, एक घर है, वो भी ईंटें ही हैं, लेकिन घर में हमने क्या कर रखा है, ईंटों को ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो वो एक मेंशन बन गया। लेकिन यही डिफरेंस बोल सकते हो कि क्लासिफिकेशन को अगर समझना है तो आप एक ईंटों का ढेर देख लो, हीप ऑफ ब्रिक्स एंड मेंशन, इनके बीच में डिफरेंस देख लो तो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और लाइक एंटिटीज। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइजिंग। तो इसके लिए आप वर्ड जो यूज करोगे क्लासिफिकेशन के लिए, वो दो वर्ड है, ग्रुपिंग एंड डिवीजन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, 3 वर्ड हो गए। ठीक है, तो याद रखना ये। क्लियर है क्लासिफिकेशन सबको? बोलो। ठीक है, बिल्कुल। जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, उन सारी चीज़ों को ही लिख के आना है आपको क्लासिफिकेशन में, फर्दर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को इसमें कोई चीज़ हार्ड लगती हो तो वो मुझे बताओ, या फिर जो रिपीट हो रखी है चीज़ वो बताओ। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आप लोग कर लोगी? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होती है? अगर हम लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगी? क्या होगी? अनअरेंज कलेक्शन में से एक हीप ऑफ बुक में से एक नीडल निकालने के बराबर होगी, ये चीज़ याद रखना। कोई कुछ बोल रहे हैं? बोलो। उसके बाद आप 1.8 पे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, ये कर लेना। उसके बाद आप ये कर लेना पेज नंबर 13 पे 1.8.2 यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें जो पॉइंट्स हैं ये 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, इन पॉइंट को ही आपको क्लासिफिकेशन में भी यूज़ हो जाएगा और कैटलॉगिंग में भी मोस्टली इन्हीं में से यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट को रट्टा मार लेना अच्छे से। तो इनमें से आप क्या रट्टा मार सकते हो? पेज नंबर 13, इट्स ब्रिंग टुगेदर बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं लाइब्रेरी में तो क्या होगा, जो सेम सब्जेक्ट की बुक होगी वो सारी बुक एक जगह आ जाएगी, राइट? समझ पा रहे हो आप लोग? जब हम लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक सब्जेक्ट की, जैसे मैथ्स की बुक जो होंगी उनको हम अरेंज करते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे, तो जितनी भी मैथ्स की बुक उस कूड़े के ढेर में होगी वो एक जगह आ जाएगी। होता है ऐसा, आपने घर में भी किया होगा अगर किसी ने बुक ऑर्गेनाइज की होगी तो। समझ रहे हो? उसके बाद आपका आता है इट फैसिलिटेट्स द ब्राउजिंग फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी। तो अगर हम क्लासिफिकेशन अच्छे से करेंगे तो हमारा ब्राउजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, वो भी अच्छे से होगा। फैसिलिटेट ब्राउजिंग फंक्शन यानी कि ब्राउज करना, यानी कि निकालना, बुक्स को निकालना आसान हो जाएगा, यूज़र के लिए ढूंढना आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ लोकेशन टूल, एक लोकेशन टूल की तरह काम करता है। एक आपको बता देता है कि कौन सी बुक कहाँ पे रखी हुई है। क्लासिफिकेशन एक सेव टाइम, वेरी गुड, मानसू कुमार ने बताया सेव टाइम, टाइम सेव हो जाएगा यूज़र का। बहुत अच्छा, अपनी तरफ से जितने पॉइंट यूज़ कर सकते हो यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद बोला है कि सेल्फ लिस्ट बनाने में आपको हेल्प करेगा। सेल्फ लिस्ट क्या होती है कि उस सेल्फ में जितनी भी बुक्स हैं उनकी लिस्ट, तो सेल्फ लिस्ट बनाने में आपको क्या कर देगा, हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन इज बेसिस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का जो बेस है वो है क्लासिफिकेशन। आप इंफॉर्मेशन तभी रिट्रीव कर पाओगे जब आपके पास क्लासिफिकेशन अच्छा होगा, राइट? बोलो। तो ये आपको करना है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि व्हाट इज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। हाँ, नॉलेज क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। 1.7, 1.8 और 1.8 पॉइंट का पूरा मतलब जो भी मैंने बताया, पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13 इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट 1 में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो पहले होती थी वो मतलब मान लो कि लैंग्वेज के हिसाब से क्लासिफिकेशन होती थी, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, कि एक कलर की जो बुक है उनको एक साथ लाने थे। लेकिन उस टाइम जो हमारा पर्पस होता था वो होता था सिर्फ प्रिजर्व करके रखना, तो हमने कलर के हिसाब से भी बुक को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो कोई लॉस नहीं था क्योंकि हमारी बुक प्रिजर्व करना ही मेन मकसद था। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हमारा मकसद जो है बदल गया। हमारा मकसद अब हो गया कि यूज़र को बुक को सर्व करना। ठीक है,
तो अगर हम कलर के हिसाब से बुक को और साइज के हिसाब से बुक को अरेंज करेंगे तो यूज़र के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, है ना। तो फिर हमने क्या किया, सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन स्कीम लेके आ गए, डीडीसी आ गई, सीसी आ गई, उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो यही आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में दोनों डिफरेंस आप बता देना, पहले कैसे होता था और अब कैसे होता है। नॉलेज क्लासिफिकेशन में आपके जो एंटायर नॉलेज है, यूनिवर्स में जो एंटायर नॉलेज है उनका क्लासिफिकेशन जो है वो नॉलेज क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लियर। अब नॉलेज बोलोगे मैम कि नॉलेज क्या है यहाँ पे, तो नॉलेज इज सब्जेक्ट। सारे नॉलेज कहाँ पे फॉल करते हैं, नॉलेज आपके सब्जेक्ट के अंदर फॉल करते हैं, है ना। सब्जेक्ट से ही तो आपको नॉलेज मिलती है, कोई भी नॉलेज होगी वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करती है, राइट। जैसे आप अभी BLIS की नॉलेज ले रहे हो, तो ये कौन सी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रही है, लाइब्रेरी साइंस से बिलोंग कर रही है, राइट। समझ रहे हो। आपके पास कोई भी नॉलेज है वो कोई ना कोई सब्जेक्ट से जरूर आपका क्या होगा, बिलोंग करेगा। जैसे आप बच्चों को जानते हो तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट से, जितनी भी नॉलेज होती है वो कोई ना कोई सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, और उन सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन ही नॉलेज क्लासिफिकेशन है। यानी कि एंटायर यूनिवर्स के जितने भी सब्जेक्ट है उनका क्लासिफिकेशन नॉलेज क्लासिफिकेशन कहलाता है। और नॉलेज क्लासिफिकेशन को जो आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो रखा है, एंटायर सब्जेक्ट यूनिवर्स में जितने भी सब्जेक्ट है उनका क्लासिफिकेशन जो हो रखा है, उस बेस पे आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कर पाते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछते चलना भाई, जल्दी जल्दी वो भी, क्योंकि फिर बिल्कुल उसको पढ़ना आप लोग समझ में आ जाएगा। इसका नॉलेज क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है डीडीसी, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है कि डीडीसी को यूज करके आप लाइब्रेरी क्लासीफाई करते हो। ठीक है, डीडीसी के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन मिलती है, जिसने डीडीसी चलाई होगी उसको पता होगा। बोलो, किसी ने देखा है डीडीसी? नहीं देखा है ना, वेरी गुड। समझने में बहुत दिक्कत आएगी 2 to 3 अगर डीडीसी के बारे में नहीं पता तो, ACR के बारे में नहीं पता तो। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना कि कौन कौन से टाइप से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि फिक्स लोकेशन सिस्टम रखते हैं, रिलेटिव लिखते हैं, फिर डिज़ाइन मेथोडोलॉजी से डिज़ाइन के हिसाब से करते हैं हम क्लासीफाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लोगे या मुझे बताना होगा? देखो, फिक्स्ड रिलेटिव सिस्टम में क्या होता है कि हम जो लोकेशन है बुक की वो हम कर देते हैं फिक्स। मतलब एक बुक हमने रख दी, जैसे कि मैंने रख दी दूसरे अलमीरा में, फर्स्ट नंबर पे मैंने वो बुक रख दी, तो मैं उसका लोकेशन मैंने फिक्स कर दिया कि अब ये दूसरे अलमीरा में फर्स्ट नंबर पे ही, फर्स्ट रैक में फर्स्ट नंबर पे ही ये बुक रखी जाएगी। ठीक है, मैंने इसका लोकेशन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब वो दूसरी जगह नहीं रखी जा सकती, तो वो फिक्स लोकेशन सिस्टम होगी। मैंने लोकेशन उसका क्या कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स हो गया। अब इसमें क्या होगा कि उससे रिलेटेड कोई बुक भी अगर मैं ले रही हूँ, मान लो कि मैंने एक मैथ्स की बुक रख दी फर्स्ट अलमीरा में फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, और इंग्लिश की बुक रख दी मैंने सेकंड नंबर पे, और फिर मैं अगर मैथ्स की बुक ले रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोबारा मैथ्स के साथ इंक्लूड नहीं हो पाएगी, वो पीछे चली जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका लॉस होता है। और रिलेटिव लोकेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम रिलेटिवली यानी कि कॉल नंबर प्रोवाइड करके, जैसे कि आप डीडीसी से करते हो कॉल नंबर प्रोवाइड, उस तरह से कॉल नंबर दे दे के, नंबर बना बना के हर एक टाइटल का नंबर बनाते हैं, और उन नंबर को हम क्या करते हैं, अरेंज करते जाते हैं, तो वो रिलेटिव लोकेशन सिस्टम हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जैसे, दोबारा कुछ नहीं बताऊंगी, कॉल नंबर प्रोवाइड करते हैं, और कॉल नंबर से हम क्या करते हैं, डीडीसी से हम कॉल नंबर प्रोवाइड करते हैं, और उस कॉल नंबर से हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं बुक को। जिसने कॉल नंबर बनाई है उसको इजीली समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज ये रिपीट देखना आप मेरा।
ठीक है, एक बार सब रिपीट जरूर देख लेना। देखते हो आप लोग? नहीं देखते हो? लाइव क्लास के बाद कोई नहीं देखता है वीडियो दोबारा से, देखते हो? अगर एक बार और देख लोगे ना तो आप लोग के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और दूसरा आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे अब हमने क्या किया, मैथ्स का नंबर दिया हमने, कॉल नंबर प्रोवाइड किया, तो 500 के अंदर मैथ्स आ गई आपकी, तो दोबारा से जब मैथ्स की बुक आएगी तो उसको 500 में ही डाला जाएगा। तो मैथ्स की बुक कभी भी चाहे हम खरीदें, चाहे आज हमने खरीदा चाहे 100 साल बाद खरीदे, तो जितनी भी मैथ्स की बुक खरीदते जाएंगे वो सारी एक जगह अरेंज होती चली जाएंगी, क्योंकि उनको जो नंबर मिलेगा वो 500 में से ही मिलेगा। जैसे लाइब्रेरी का नंबर होता है डीडी से 0 to 0, ठीक है? तो चाहे आज हम खरीदे लाइब्रेरी साइंस की बुक, चाहे 100 साल के बाद दोबारा खरीदे, तो वो 0 to 0 में ही अरेंज होगी, तो सारी बुक एक जगह आ जाएंगी। क्लियर है? तो ये फिक्स रिलेशन और आप रिलेटिव लोकेशन कर लेना, इसमें यही इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी था, यूनिट 1 में भी था, और थोड़ा सा यूनिट 2 से भी आप लोग पढ़ लेना। क्लियर है? ये आता है एग्जाम में। देखो देखो, अभी सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, सीरियसली मैं बता रही हूँ। आप सब कुछ नहीं चाह सकते हो कि मुझे सब कुछ पता हो। फिर 1 घंटे में क्या होता है आप लोग को भी पता है, 1 घंटे में एक चैप्टर भी, मैं अपनी लाइव क्लासेस जो मेरी चलती हैं पेड क्लासेस, उसमें 1 घंटे में मेरी एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होती हैं, और मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि मैं 1 घंटे में पूरी बुक करवा दूँ। तो उतना अगर आप लोग जाओगे तो वो पॉसिबल है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है हम बस उन पे बात करते हैं, जो छूट जाए वो मुझे बता देना कि मैम ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी बता दो। ठीक है, हाँ ये आता है 5 नंबर में। ऑन्टोलॉजीज जो होती है वो पावरफुल क्लासिफिकेशन टूल्स होती है, बस इतना याद रखना, ठीक है? फॉर सिमेंटिक वेब, जो हम वेबसाइट्स पे कुछ भी क्लासीफाई करते हैं वो हम ऑन्टोलॉजीज के थ्रू ही करते हैं, ऑन्टोलॉजीज की बदौलत ही करते हैं। ऑन्टोलो जैसे कि हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डीडीसी की बदौलत करते हैं, वैसे ही हम अगर वेबसाइट्स पे, वेब पे अगर कुछ भी क्लासीफाई करते हैं तो वो ऑन्टोलॉजीज के थ्रू करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे कि आप इंटरनेट चलाते हो तो जो चीज़ डालते हो वही चीज़ आपकी आ जाती है। कैसे आ जाती है? कहीं ना कहीं वो क्लासीफाई करके रखा गया है कि वो ऐसे सर्च करेगा तो उसको ये चीज़ चली जानी चाहिए, समझ रहे हो? तो वही जो क्लासिफिकेशन हो रखी है वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे जो क्लासिफिकेशन हो रखी है वो ऑन्टोलॉजीज के थ्रू हो रखी है। इससे ज़्यादा ज्ञान मुझे भी नहीं है ऑन्टोलॉजीज के बारे में। ओके, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ रहे हो तो आप लोग को बहुत हार्ड लगेगी, अगर कुछ कुछ खुद से पढ़ रखा है तो भी हार्ड लग रही होगी पहले। होप मैं कुछ हल्का कर पाऊँ आप लोग का। यूनिट 3 पोस्टुलेशनल अप्रोच, मेरा जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पे है, डिटेल वीडियो है, और आसानी से आप लोग समझ भी नहीं पाओगे इसका। मैं कुछ आप लोग को शॉर्ट में कुछ बता भी नहीं सकती हूँ, आपको डिटेल में ही जाना होगा कैनन्स को पढ़ने के लिए। और कैनन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है अपने वीडियो में कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर रखा है, जितना भी इंपॉर्टेंट है सारे कैनन्स को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देखना, नोट्स बना लेना। क्लियर? अरे कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, आप लोग देखते ही नहीं हो ना, ये बात है ना। कोई नहीं अटेंटिव एकदम, मैं करती रहती हूँ लेकिन आप लोग को कोई मतलब ही नहीं रहता है। आपको तो लगता है कि वीडियो देखेंगे तो मैम का एहसान करेंगे, और ट्रस्ट में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर मेरे व्यूअर भी हो जाएंगे तो जब तक 25,000 30,000 में व्यूज़ नहीं जाते हैं ना तब तक यूट्यूबर को कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब से। और अभी तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 4000 वॉच टाइम की तो बहुत दूर की बात है, चैनल भी मोनिटाइज नहीं है। तो ट्रस्ट में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं यूट्यूब का लिंक आप लोग को देती हूँ तो आपके भलाई के लिए देती हूँ, और मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है कि यूट्यूब से मैं कुछ करूँ। आप लोग के सपोर्ट से मेरा पेड क्लास ही बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग के बदौलत ही चल रहा है, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो।
इतना मेरे को पसंद करते मेरे क्लासेस को, तो फिर इसी बदौलत चलती है। ठीक है, लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लक्ष्य ने दोबारा शेयर कर दिया है, प्लीज़ यू आप लोग वॉच कर लेना उसको, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैनन्स छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है कैनन्स। ठीक है, और एक दिन में समझने वाली चीज़ भी नहीं है जो आप एक दिन में समझ जाओगे। क्या क्या बनना? हाँ, मैंने करवा दिया है ऑलरेडी। देखो, जो मैंने पेड क्लासेस ली हैं वो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो वो वीडियो है वो वीडियो जो है वो मेरी पेड क्लासेस की हैं। जो मैंने पेड क्लास वाले बच्चों को कैनन समझा रखा है ना, उसकी वीडियो है वो। तो वो आप देख लो, आपको डिटेल में कैनन समझ में आ जाएगा, 1 घंटे की वीडियो भी नहीं होगी। ठीक है, और अभी अगर मैं बताने बैठूं तो अभी पॉसिबल नहीं है कि पूरा कैनन मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो जब वीडियो है तो फिर दोबारा मेहनत क्यों करना। ठीक है, वरना देख लोगे, देख लो, आपका ही फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। बस यूनिट 3 की है, प्लेलिस्ट खोलना, अगर जिसको लिंक ना मिले वो मेरे प्लेलिस्ट को खोलना, प्लेलिस्ट में 2 to 3 पे जाना, एक ही वीडियो है यूनिट 3 की, पोस्टुलेशनल अप्रोच की, उसको आप लोग वॉच कर लेना, पेड क्लास की वीडियो है, आप लोग को फ्री में मिल रही है। उसके बाद यूनिट 4 है, यूनिट 4 आप लोग कैसे करोगे, इसमें जो हमारे क्लासिफिकेशन स्कीम है, स्कीम मतलब जिस स्कीम को यूज़ करके हम लाइब्रेरी के बुक्स को क्लासिफाई करते हैं। अगर आप लोगों ने डीडीसी यूज़ किया होगा, टाइटल को आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा, असाइनमेंट में आप सब ने किया है लेकिन आप लोग को उतना याद नहीं होगा अभी। ठीक है, तो असाइनमेंट में जो आपके टाइटल्स थे उनको आप नंबर प्रोवाइड कर रहे थे डीडीसी के थ्रू। ठीक है, डीडीसी 19th एडिशन के थ्रू आप नंबर प्रोवाइड करते हो, वही जो नंबर है वो हम हिमांशु कुमार, वेरी गुड, आपको पता है। ठीक है, तो जिन्होंने कर रखा है होगा ना, उनको अच्छे से समझ में आ रखा होगा। तो वो स्कीम जो होती हैं जिनके थ्रू हम नंबर प्रोवाइड करते हैं अपने टाइटल्स को, तो उन्हीं मतलब वो कौन कौन से स्कीम है क्या है उनके बारे में यहाँ पे बात कर रखी है। तो सबसे पहले जो हमारी स्कीम है इसमें जिसकी बारे में बात कर रखी है वो हमारी है डीडीसी। डीडीसी ड्यूए डेसिमल क्लासिफिकेशन, सबका आपको फुल फॉर्म और सबका आपको ईयर याद होना चाहिए कि कौन सा ईयर कब आया। डीडीसी, यूडीसी, एलडीसी, सॉरी एलसीसी और सीसी। ठीक है, ये 4 स्कीम है जिनकी कंपैरिजन कर रखी है यूनिट 4 में कि इसमें आपको क्या मिलेगा और इसमें आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो जिसने डीडीसी यूज कर रखी होगी उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डीडीसी में मेन क्लास होती है, 10 मेन क्लास होती है डीडीसी में, आप लोग को दिख रहा होगा पेज नंबर 53 पे डीडीसी। और इसकी मेन क्लास दिख रही होगी 000 जनरलिया, 100 फिलॉसफी, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लिंग्विस्टिक। दिख रहा है सबको? यस, ये सब लिख के आनी होगी। और ये 10 मेन क्लास तो कॉमन है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को इससे फर्दर भी सब डिवीजन भी याद करवाती हूँ। जो 100 सब डिवीजन है फर्दर इसके, उसको भी याद करवाती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को। तो 10 तो मेरे ख्याल से सबको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो जनरलिया है, फिलॉसफी है, रिलीजन है, और मेरे सारे स्टूडेंट जो अभी मेरे से क्लासेस ले रहे हैं उन सबको मेरे ख्याल से सब ये 100 सब डिवीजन तक याद होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये मेन क्लासेस हैं। तो डीडीसी के अंदर ये 10 मेन क्लासेस है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट फॉल करते हैं। ठीक है, जैसे रिलीजन है तो रिलीजन से रिलेटेड जो भी बुक होंगी वो 200 में ही आएंगी, यानी कि 200 से लेके 299 तक फॉल करेंगे रिलीजन्स के बुक। यानी 200 से जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगी, अगर आप देखोगे किसी भी टाइटल का नंबर 200 करके है या 200 में ही वो फॉल हो रही है, चाहे पॉइंट के बाद वो कितना भी आगे तक गया हो, तो आप लोग देख के ही समझ जाओगे कि ये रिलीजन की बुक है। समझ रहे हो? जैसे लैंग्वेज की बुक है या सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ये सारी सोशल साइंस की चीज़ें हैं और ये सारी 300 में ही फॉल करेंगी। समझ रहे हो?
उसके बाद डीडीसी में ये 10 मेन क्लासेस होती हैं और उसके बाद फर्दर जो है इन 10 मेन क्लासेस का 10-10 डिवीजन कर रखा है। ठीक है, इन मेन क्लास का फर्दर 10-10 डिवीजन है, यानी कि टोटल 100 डिवीजन कर रखे हैं फर्दर इन लोग को। ठीक है, जैसे 00 का 10 मेन वो, या फिर यहाँ पे 500 का एक एग्जाम्पल आप लोग को दे रखा है डिवीजन करके कि 500 फर्दर फिर कैसे डिवाइड हुआ है, 500, 510, 520, 530 और इस तरह से 590 तक ये फर्दर डिवाइड हुआ है। समझ रहे हो? बोलो, व्हाट हैपन? यानी कि हर एक कैटेगरी को फिर फर्दर इन्होंने क्या कर रखा है, 10-10 डिवीजन में फिर से इन्होंने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद इन 10-10 डिवीजन का फर्दर 10-10 सब डिवीजन हुआ है। यानी कि जैसे यहाँ पे 5-10 मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके बाद 5-10 को फिर फर्दर कैसे डिवाइड किया है, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14 और इस तरह से 5-19 तक इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। समझ रहे हो? तो इस तरह से 10 मेन क्लास, फिर 100 डिवीजन और उसके बाद 100 डिवीजन का फिर से 10-10 डिवीजन हुआ है, तो फिर 1000 सब डिवीजन। इस तरह से आपका क्या हो रखा है, डीडीसी में क्लासेस बांटी गई हैं। ये आपको समझाना है मेन क्लास के बारे में। क्लियर? उसके बाद यूडीसी में अगर आप बोले तो यूडीसी जो है वो डीडीसी से ही निकल के आई हैं, एवरेज वर्जन है डीडीसी का। ठीक है, यूडीसी जो है वो डीडीसी से इंस्पायर होके ही बनी हुई है। तो जो ऑलमोस्ट डीडीसी में है उसमें ही थोड़ी मोड़ी चेंजेस करके यूडीसी को बनाई गई है। यूडीसी जो होती है वो छोटे लाइब्रेरीज के लिए अधिकतर यूज होती है और जो डीडीसी है वो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज के लिए यूज होती है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो मेन क्लास आप लिख दोगे कि ऑलमोस्ट सेम लिख देना यूडीसी का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख लेना। फिर एलसीसी है, ये तो हम लोग यूज भी नहीं करते हैं और फिर भी हम लोग को लिखना पड़ जाता है। तो एलसीसी के जो मेन क्लास है वो देख लेना कैसे करके इसमें डिवाइड हो रखा है एलसीसी का, ABCG ऐसे इस तरह से इनकी मेन क्लासेस क्या कर रखी है, डिवाइड हो रखी है, यानी कि अल्फाबेटिकल इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, मेन क्लासेस को। क्लियर? जैसे क्यू इसका साइंस है, बी इसका फिलॉसफी है, यानी कि फिलॉसफी की जो बुक होगी उसको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा बी। ठीक है, और वहां पे फिलॉसफी को क्या नंबर मिल रहा था, डीडीसी में क्या नंबर मिल रहा था फिलॉसफी को, 100। लेकिन अगर एलसीसी स्कीम से आप क्लासिफिकेशन करोगे तो फिलॉसफी को क्या नंबर मिलेगा, बी। समझ आ रही है बातें या नहीं समझ में आ रही है? इतना डिटेल में ये चैप्टर किसी को नहीं पढ़ाती मैं, ये चैप्टर मैं बोलती खुद से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद ये मेन क्लासेस आप सबका समझा देना, पढ़ लोगे तो मेन क्लासेस आपको समझ में आ जाएंगी। अब उसके बाद इनमें बताई गई है कि नोटेशन, इनमें क्या क्या नोटेशन है। तो नोटेशन क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो, जितने भी साइंस एंड सिंबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नोटेशन। ठीक है, जो भी साइंस एंड सिंबल्स हैं, जो भी यूज हो रखी है इन स्कीम के अंदर, जो भी साइंस एंड सिंबल्स यूज हो रखी हैं उनको हम बोलते हैं नोटेशन। तो डीडीसी में कैसे नोटेशन यूज है, साइंस एंड सिंबल यूज है। तो सबसे पहले 0 to 9 क्या है, 0 to 9 रोमन नंबर है। सिंबल बताना है कि क्या सिंबल यूज हो रखा है, रोमन है या अरेबिक है। हम्म, इंडो अरेबिक। हाँ, 0 to लिखोगे पहले, 0 to 9 क्या हो रखी है, इंडो अरेबिक नंबर हो रखी है। उसके बाद एक डॉट यूज करते हैं हम फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए, है ना, डेसिमल यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारी मोटा 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 जो यूज हो रखा है वो दो ही चीज यूज हो रखा है डीडीसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद डीडीसी यूडीसी की अगर बात करो तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा प्लस यूज हो रखा है, स्लैश यूज हो रखा है। ठीक है, 1 to 9 नंबर यूज हो रखे हैं। ठीक है, डॉट यूज हो रखा है। तो ये सारी चीजें आप इसमें जितनी याद रह जाए वो नोटेशन में लिख के आ जाना। एलसीसी की बात करें तो एलसीसी के बारे में कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा है। एलसीसी जो है वो वही है कि कैपिटल A to Z नंबर यूज़ करती हैं, एक्सेप्ट कुछ लेटर को छोड़ के। हाँ, कुछ लेटर, हाँ, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों यूज़ हो रही है लेकिन कुछ नंबर को छोड़ के। ठीक है, तो वो आप देख लेना कौन से नंबर को छोड़ के। उसके बाद आपकी आती है कुछ अल्फ़ाबेट को छोड़ के, नंबर क्यों बोल रही हूँ मैं, CCC। उसके बाद CC है आपकी,
ठीक है। कॉलन क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन में कौन कौन से नंबर यूज हो रखे हैं, A to Z मेन क्लासेस 26 ये हो गए सिंबल्स। उसके बाद एक डेल्टा यूज हो रखा है, ग्रीक लेटर 01, ठीक है। एक 0 to 9 डेसिमल नोटेशन यूज हो रखा है इसके अंदर, वो है आपके 10। उसके बाद A to Z स्मॉल अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट A L O, ठीक है। तो ये 23 यूज हो रखे हैं। स्पेशल इंडिकेटर डिजिट यूज हो रखे हैं। ऑर्डिनरी इंडिकेटर डिजिट यूज हो रखे हैं, जैसे कि एंड हो गया आपका, और ये कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, है ना, एरो हो गया, इक्वल हो गया, प्लस हो गया, ब्रैकेट हो गया। इसको मिला के 11 आपके सिंबल यूज हो रखे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको करना है, ये आपके नोटेशन है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ यूज एंड पॉपुलैरिटी, यानी कि ये चैप्टर छोड़ के मत जाना, बहुत इजी है। अगर इसको छोड़ के जाओगे तो गारंटी है फेल होके ही आओगे। जो भी मतलब ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 छोड़ के जाने का सोच रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब है कि फेल होने के चांसेस बढ़ गए हैं, अगर आपको इंडेक्सिंग अच्छे से नहीं आती है तो। ठीक है, तो एक्सटेंट यूज एंड क्या, हाँ वो हार्ड है ना, तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 मत छोड़ के जाना। इसीलिए मैंने पहले ही स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है आप लोग को। जिन्होंने लेट ज्वाइन हुए हैं वो दोबारा यूट्यूब पे वीडियो जाएगी तो उसको देख लेना, और रिवीजन के पर्पज से तो ज़रूर एक बार देख लेना, तो बुक खोलने की नौबत भी नहीं आएगी। इसको आप यूट्यूब पे देखना और पॉज कर करके नोट्स बना लेना, उन्हीं नोट्स को पढ़ के आप लोग जाना। एक्सटेंट यूज एंड पॉपुलैरिटी, किसकी यूज ज़्यादा है, तो डीडीसी के यूज जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे, यूडीसी से उससे कम है, और एलसीसी की बहुत कम है, मतलब ब्रिटिश में ही यूज होती है, मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ही इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है सीसी, तो सीसी भी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है। ठीक है, कुछ ही कंट्री जो है उसको यूज करती है, तो इस तरह से आप इसको लिख के आ जाओगे। क्लियर है, इतना चीज़ आप इसमें डिफाइन कर दोगे, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा, और सीधी सीधी पूरा ब्लॉक 4 पे ही क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स में, सॉरी यूनिट 4 पे ही क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स में। उसके बाद आता है आपका यूनिट 5, जो कि है आपका क्या है, लाइब्रेरी कैटलॉग। ठीक है, तो कैटलॉग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैटलॉग क्या होती है, कोई मुझे बताएगा। हाँ, काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी ने कैटलॉग कार्ड देखा है आप लोग में से? कोई नाम मत बोलना, क्योंकि प्रैक्टिकल में सबने बनाया है। प्रैक्टिकल में आप सबने बना रखा होगा कैटलॉग कार्ड, है ना। तो वही होती है कैटलॉगिंग। कैटलॉग कार्ड को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कैटलॉगिंग बोलते हैं। और कैटलॉग क्या होती है, तो बेसिकली कैटलॉग आप समझते ही होंगे, आपको साड़ियों का कैटलॉग दिखाते हैं, आपको जो भी चीज़ें आप खरीदते हो उन सब का मोस्टली कैटलॉग देखते हो, सामान देखने के बजाय कैटलॉग देखते हो, ताकि कैटलॉग इसलिए देखते हो ताकि आप उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सको, जो आपको चीज़ें पसंद आ रही हो उसको चुनो। जैसे कि मैंने साड़ियों का कैटलॉग देखा, उसने मुझे एक साड़ी दिखाई और बोला कि भाई ये रहा इसका कलर, आप कैटलॉग देख लो। ठीक है, मैंने कैटलॉग देखा, मुझे जो कलर उसने दिखाई वो पसंद आके मुझे ग्रीन कलर देखने का मन किया, मैंने उसको बोला, अपनी पसंद बताई, मुझे ग्रीन कलर मिल गई। तो कैटलॉग सेम काइंड है लाइब्रेरी कैटलॉग, कि आप कैटलॉग कैटलॉग से एक तरह से आपको क्या करता है कि मटेरियल का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उनका आपको लोकेशन टूल प्रोवाइड कर रहा है। आप कैटलॉग देखते हो, आपको जो चीज़ें, अगर आप पहले से डिसाइड करके आए हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए, जैसे मैं पहले से डिसाइड करके गई हूँ कि मुझे ग्रीन साड़ी ही चाहिए, तो मैं जितने भी कैटलॉग होंगे उनमें ग्रीन साड़ी ही सर्च करूँगी। ठीक है, अगर नहीं सोच के आई हूँ तो जो चीज़ें पसंद आएगी वो चीज़ें लूँगी। तो सेम लाइब्रेरी कैटलॉग है, अगर कोई पहले से सोच के आया है कि उसको क्या बुक चाहिए, तो वो अपनी वो बुक कैटलॉग से सर्च करेगा और उसकी लोकेशन देखेगा कि वो लोकेशन कहाँ पे रखी हुई है, और वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ से बुक निकाल लेगा। अगर कोई सोच के नहीं आया है कि उसको क्या बुक चाहिए, तो उसको जो चीज़ें समझ में आएंगी, जो चीज़ें अच्छी लगेंगी, वो कुछ हिंट देगा कि मुझे इस हिंट के थ्रू मुझे चाहिए, कुछ ना कुछ तो हिंट देना ही पड़ेगा। अगर मैं कुछ सोच के नहीं गई हूँ तो कम से कम मुझे साड़ी खरीदने के लिए उसको ये तो बताना होगा ना कि मुझे साड़ी चाहिए, तो वैसे ही कुछ तो हिंट दोगे।
यूज़र हिंट देगा, आप उसके अकॉर्डिंग उनको कैटलॉग से सर्च करके बुक उनके पसंद की निकाल के दे दोगे। तो यही आपकी कैटलॉग होती है। सिंपली लोकेशन टूल होती है, लिस्ट ऑफ बुक्स एक तरह से बोल सकते हो। डिटेल बिब्लियोग्राफिकल लिस्ट ऑफ बुक, डिटेल बिब्लियोग्राफिकल लिस्ट ऑफ बुक। बिब्लियोग्राफिकल क्यों बोला है मैंने, क्योंकि जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती हैं, और बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स क्या होती हैं, जो आपकी फर्स्ट पेज होती हैं जिसमें ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, उनको हम बिब्लियोग्राफिकल डिटेल बोलते हैं। तो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल मेंशन होती हैं जिसके थ्रू आप बुक के लोकेशन तक पहुंच पाते हो, यही आपका कैटलॉग है। ठीक है, अब इसके आपको नीड, ऑब्जेक्टिव, जो भी चीज़ आप पढ़ोगे ना, आपको इसमें से सब समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव, नीड एंड फंक्शन जरूर कर लेना, 10 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, बोलो। उसके बाद आपका 5 चैप्टर डन है, इतना ही करना है आपको 5 चैप्टर में। उसके बाद आता है आपका यूनिट 6। ये क्या है, ब्लॉक 1 ही चल रहा है, नहीं ब्लॉक 2 है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूनिट 6 टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। तो इसमें कुछ फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग हैं आपके, इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग एंड आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग हैं, इनको आपको करके जाना है। अगर आप यूनिट 5 पढ़ लोगे तो यूनिट 6 भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ऑथर कैटलॉग में होती है, जिसमें हम जिस कैटलॉग में हम ऑथर को प्रेफरेंस देते हैं वो ऑथर कैटलॉग हो जाएगी। नेम कैटलॉग में हम ऑथर और सब्जेक्ट दोनों को प्रेफरेंस देते हैं। टाइटल में हम टाइटल को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल में हम सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहता है। डिक्शनरी कैटलॉग में हम डिक्शनरी की तरह क्या करते हैं, कार्ड को डिक्शनरी की तरह हम अरेंज करते हैं। जैसे डिक्शनरी में वर्ड टू वर्ड अरेंजमेंट होती है, वैसे ही हम कार्ड्स को वर्ड टू वर्ड अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्लासीफाइड में हम क्लास नंबर से अरेंजमेंट करते हैं कार्ड्स को। तो ये बेसिकली जिस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं ना, उसके बारे में बात कर रखी है कि अगर ऑथर नेम से अरेंजमेंट कर रहे हैं, ऑथर नेम को प्रेफरेंस दे के अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी ऑथर कैटलॉग हो जाती है। दैट्स इट, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। आप लोग पढ़ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक हिंट आपको मैंने दे दिया है ताकि आप लोग इसको पढ़ने के बाद लॉस्ट महसूस ना करो खुद को। क्लियर है? इस चैप्टर में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। हिमांशु जी ने बोला है कि मार्क 21 इज नथिंग, बस वो यही है कि मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग इसका फुल फॉर्म है, और इसका मतलब भी जो है इर्द गिर्द इसी के घूमता है कि ऐसा कैटलॉग जो मशीन रीडेबल हो। ठीक है, जिसमें ह्यूमन की जरूरत ना पड़े, मशीन रीडेबल हो, वो कंप्यूटर मशीन ही सर्च करे और मशीन पे ही बने। ठीक है, तो दैट इज मार्क। मार्क एक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करता है जिसके तहत आप क्या करते हो, ऑनलाइन कैटलॉगिंग कर देते हो। आप मैनुअली कैटलॉगिंग ना करके आप मार्क फॉर्मेट को यूज़ करते हो, और उस फॉर्मेट से के थ्रू आप क्या कर देते हो, कैटलॉगिंग कर लेते हो कंप्यूटर पे। ठीक है, और उसी के तहत आप क्या कर देते हो, ओपेक प्रोवाइड कर देते हो, क्योंकि आपको ऑनलाइन आपने कैटलॉग कर दी है, आपने कंप्यूटर के थ्रू, आपने कंप्यूटर पे अपनी कैटलॉगिंग कर दी है, तो आप अपने सर्वर पे ओपेक प्रोवाइड कर देते हो, ताकि कंप्यूटर के थ्रू ही जो है यूज़र सर्च कर पाएँ। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, वैसे कंप्यूटर की तरह यूज़र क्या करेंगे, कोई बुक डालेंगे, और हमने क्योंकि मार्क पे कैटलॉगिंग कर रखी है तो उनको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट 7 की, हाँ भाई, अगर वीडियो आप लोगों को मतलब मेरी जो लेक्चर है उसमें थोड़ा सा भी आप लोगों को फ़ायदा लग रहा है ना, तो भाई इसका पे करके ज़रूर जाना। और पे आपका यही है कि आप जो यूट्यूब पे जाएगी इसको फिर से देखना, नोट्स बना लेना अपने, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, मैं समझ जाऊंगी, जो नहीं करेगा उसको मैं समझ जाऊंगी कि उनको नहीं पसंद आई है, ऑटोमेटिक समझ जाऊंगी। और कमेंट करके ज़रूर मुझे बता देना कि आप लोग को कैसी लगी है क्लास। ठीक है, तो ये जरूर कर देना आप लोग को। अगर नहीं बताओगे तो मैं ऑलरेडी समझ जाऊंगी कि आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है मेरी कॉन्सेप्ट, मेरी क्लासेस। तो अगर मेजॉरिटी होगी कि नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मैं समझाने आऊँ ही क्यों, फिर नहीं आऊँगी मैं। ठीक है,
और अगर मेजॉरिटी होगी कि समझ में आ रही है या फिर कुछ आप गलतियां बताओगे तो उसको मैं सुधार के लाऊंगी। ठीक है, तो इसके अंदर चैप्टर 7 में जो इम्पोर्टेंट है वो ISBD जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। इसमें भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो फॉर्मेट एंड स्टैंडर्ड ही हैं जिसके तहत हम कैटलॉगिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग मेरे ख्याल से खुद ही कर लेना। जो ये सारी चीज़ें हैं, ISBD हो गई, मार्क हो गई, और ये सारी जो चीज़ें हैं, एक कोई फॉर्मेट प्रोवाइड करता है और कोई स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है आपको कैटलॉगिंग के लिए। जैसे ISO 2709 है, इस पे भी 5 नंबर पे क्वेश्चन आ रखा है। ISO 2709 क्या है? स्टैंडर्ड है बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। ठीक है, हर एक चीज़ की एक स्टैंडर्ड होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो ISO 2709 क्या है? आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है कैटलॉगिंग के लिए। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। अदरवाइज अगर ये चैप्टर आप लोग स्किप करना चाहो तो स्किप मत करना। जैसे कि मार्क है, ISBD है, इसको आप सेपरेटली यूट्यूब पे सर्च करना। ठीक है, सेपरेटली। क्या? हाँ, यही मैं बोल रही हूँ। ISBD, CCF और मार्क आप लोग सेपरेटली सर्च करना। ठीक है, BLIS 221 डाल के या 223 डाल के ऐसे सर्च मत करना। आप डायरेक्ट लिखना ISBD, आप डायरेक्ट लिखना CCF, आप डायरेक्ट लिखना मार्क। आपको यूट्यूब पे जो है वो नेट के लेवल का भी जो समझा रखा है वो भी आ जाएगा। एक चैनल मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन वगैरह तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जो अच्छा है वो अच्छा है। एक इन्फो दोस्त करके एक चैनल है जो नेट का पढ़ाते हैं, नेट के कंटेंट डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उनके यूट्यूब चैनल पे आपको ISBD, CCF और ये मिल जाएगा उनके पर्सनल नोट्स के साथ। तो वो बहुत अच्छा है, आप वहां से कर लेना इसको। ठीक है, रट्टाफिकेशन ही है, रट्टा ही मारना पड़ेगा, लेकिन समझ में आपको आ जाएगा। इन्फो दोस्त करके है, नेट का कंटेंट वो डालते हैं। ठीक है। हम्म। उसके बाद वहां से ये चैप्टर ना 7 आपका वहां से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आप सेपरेटली डालना और सेपरेटली आपको मिल जाएगा वहां पे। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समझा रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने जो है हमारे लैंग्वेज में, जैसे मैं आप लोग को समझाती हूँ वैसे ही उन्होंने भी हमारे लैंग्वेज में समझा रखा है। टीचर के लैंग्वेज में ना समझा के हमारे लैंग्वेज में समझा रखा है, जो कि अच्छा है। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने भी नहीं कर रखा है आप में से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना प्लीज। हाँ भाई, देख लो जो एकलव्य थे ना, उन्होंने भी छुप छुप के क्लास ली थी। आप लोग तो प्रत्यक्ष रूप से ले रहे हो, और यूट्यूब वाले तो छुप छुप के ही ले रहे हैं ना। हाँ, तो उन्होंने भी गुरु दक्षिणा दी थी भाई लास्ट में। तो सोच लो, आप लोग अपना बस लाइक कर देना, कमेंट कर देना, यही आपका हो गया गुरु दक्षिणा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लेना। और अब भी नहीं करोगे तो अगले क्लास में फिर मैं कसम दे दूंगी मम्मी की। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई फोर्स नहीं है भाई, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। और अभी इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ 1 घंटे से, तो कुछ तो अच्छा लग ही रहा होगा। वीडियो अपलोड हो जाएगी ना हिमांशु, तो फिर मैं शेयर कर दूंगी। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो हिमांशु? चैप्टर 8 में से जितना समझ में आए वो ग्रैब कर लेना, बाकी चीजें छोड़ देना चैप्टर 8 में से। वैसे सेम ही चीज है, अगर आप लोग को कैटलॉगिंग बनानी आती होगी ना, तो सेम ही चीज है, सेम चीज कैटलॉग बना के आ जाना, जो जिसके बारे में भी आप लोग को बोलेंगे वो। ठीक है, अगर कैटलॉग बनानी आती है तो। अब मैं बनाना तो सिखा नहीं सकती हूँ अभी। ठीक है, लास्ट टाइम पे सिखाना मुश्किल है, पहले से होते तो सिखा दी होती। उसके बाद चैप्टर 8 में जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेना, आपको जिसका भी है ना उसका सेम ही, जैसा आपने एक कोई भी याद कर लेना फॉर्मेट। ठीक है, कैटलॉगिंग का, और उसी फॉर्मेट से सारे कैटलॉग बना के आ जाना अगर पेपर में आए तो।
दूसरा बात जो है इसमें है वो 121 पेज पे रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA है, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, टिक कर लो। चैप्टर 8 से RDA भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, RDA करके सर्च करना, सेपरेट आपको क्लास मिल जाएगी RDA पे। बहुत सारे मतलब उन्हीं के चैनल पे देख लेना, उन्होंने डाल रखा है, क्योंकि मैं जब नेट के लिए पढ़ती थी तो उनके चैनल को मैं देखती थी। ठीक है, तो सेपरेट मैंने अभी नहीं डाल रखा है, इसीलिए उनका बता रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंडेक्सिंग, ये तो बहुत टफ है। एग्जाम कब है आपका? परसों है, कल तो मैं निकल रही हूँ, तो कल तो मेरे पास टाइम है नहीं, मैं ट्रेन में रहूंगी कल। देखती हूँ आज अगर मिल गया टाइम तो फिर इंडेक्सिंग में फिर आपको करवाती हूँ फिर शाम में। ठीक है, इजी है, समझ लोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो हार्ड लगेगा। ठीक है, और बाकी आज नहीं तो कल पढ़ना तो पड़ेगा। जो भी लाइब्रेरी साइंस में करियर बनाना चाह रहे हैं उनको बच तो नहीं सकते आप इंडेक्सिंग से। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन अभी के लिए जो है वो शॉर्ट चाहिए। तो शॉर्ट कैसे पढ़ाऊँ मैं इसका, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं इंडेक्सिंग का आपको दे दूंगी कि अगर पेपर में आ गया ना तो आप लोग मतलब कम से कम छोड़ के ना आओ, खुद से भी बना लो, इतना मैं आपको नॉलेज दे दूंगी इंडेक्सिंग का। ठीक है, बोलो क्या हुआ, बोर हो रहे हो क्या, सो गए हो सब? सब बोर हो गए हो क्या? ठीक है, जिनको भी अभी समझ में नहीं आई वो एक बार दोबारा वीडियो देखना, पॉज कर करके नोट्स बनाना, और तब समझ में ना आए तो मुझे बताना, फिर मैं कुछ करूंगी। ठीक है, मैं हाथ नहीं धो रही हूँ, मैं जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगी, लेकिन आप एक बार फिर से वीडियो देख के नोट्स जरूर बनाना, उसके बाद नहीं समझ में आए तो मेरे से बात करना। फिर उसके बाद आपका है यूनिट 12, इसको भी छोड़ के मत जाना आप लोग। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है बना के कर सकते हो बहुत इजीली, कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे हम लोग पे क्या कर रही है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करती है, एवरीथिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोग लिख लोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आप लोग कर लेना, यानी कि जो भी आपके पास टेक्नोलॉजीज आपकी लाइब्रेरी में यूज हो रही हैं, सॉफ्टवेयर यूज हो रही हैं, आपने 2 to 9 पढ़ लिया है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग कर लोगे। तो चैप्टर 12 को भी मत स्किप करना, जितना ग्रैब कर सकते हो ना चैप्टर 12 से कर लेना, क्योंकि जितना आपने पढ़ लिया है ना अभी तक उसी में से इसमें जो है वो रिपीटेड है। बाकी मैं बताती हूँ आप लोग को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, इसमें सिमेंटिक वेब पढ़ लेना जरूर, चैप्टर 12 में सिमेंटिक वेब जरूर पढ़ लेना, 12.6 जो पॉइंट है ना उसको पढ़ लेना, 12.6। ठीक है, 12.6 इंपॉर्टेंट है। और एक और टिप्स मैं आपको देती हूँ, ठीक है, जो चीजें आपको समझ में ना आए, ठीक है, बुक से जो चीजें समझ में ना आए उसकी ना आंसर्स में जाके उसको पढ़ना, जैसे कि सेल्फ चेक आंसर जो है ना पीछे, उनको जाके पढ़ना, उसमें से आपको मोस्टली चीजें समझ में आ जाएंगी जो चीजें बुक से समझ में नहीं आ रही हैं। जैसे सिमेंटिक एक्टिविटी आपको बुक से समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। एसकोस आपको बुक से समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो आंसर्स दे रखे हैं उसमें से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक टिप हो गया आप लोग के लिए। उसके बाद है आपका ऑनलाइन कैटलॉग, ये भी बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ओपेक सबको पता ही है, बहुत जगह आपने ओपेक पढ़ लिया है, इसको पढ़ लेना। मार्क है आपका, मार्क पढ़ लेना। ठीक है, मार्क का फॉर्मेट मैंने बता दिया, मार्क आपको कहाँ पे मिलेगा। ओपेक का भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, ओपेक करके सर्च करना। जो चीजें मैं बोल रही हूँ उसको लिख रहे हो आप लोग या फिर नहीं? लिख लेना भाई, दोबारा वीडियो से भी लिख लेना। ठीक है, ओपेक सेपरेट सर्च करना, मार्क सेपरेट सर्च करना। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा। ओपेक छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज भी कर पाओगे अगर ओपेक पता होगा तो। ठीक है,
बाकी इसमें से जो आप ड्रॉप कर सकते हो कर देना। पूरा पढ़ के जाने का नहीं ज़रूरत है। मार्क क्या होता है, कितनी चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट है, उतना कर लोगे दैट इनफ। उससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और पे क्या है और क्या उसमें इम्पोर्टेंट है ना, एक वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगी। ओपेक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वही भर देना, मार्क्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वही भर देना, ठीक है। इतना ज़्यादा जितना बुक में दे रखा है ना उतना टीचर को भी याद नहीं रहता। समझ में आ रही है ना कैसे करना है? मैं अभी 13 चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। आरडीए का कुछ भी आए तो वही भरना। और एक चीज और बोला था मैंने, एफ आर बी आर कर लेना। एफ आर बी आर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका यूनिट 14। यूनिट 14 भी वेब के थ्रू है। वेब इंडेक्सिंग, मेटा डाटा ऑन्टोलॉजी, इंट्रोपेरेबिलिटी है। सारे जो है ना इसमें पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। ऑन्टोलॉजी, इंट्रोपेरेबिलिटी पे आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनको आप कर लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ट्रस्ट में बुक पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। बोलो। ठीक है।